हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की। तो देखिए, मुस्लिम लॉ के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर की थी। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था हु इज़ मुस्लिम्स, कंडीशंस टू बी अ मुस्लिम्स, वो कौन सी ऐसी वजह थी जिनके बेसिस पर मुस्लिम दो समुदाय में बढ़ गया, जिसको कि आज हम सुन्नी और शिया के नाम से जानते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन हैव दैट लेक्चर। आप वो लेक्चर देख सकते हैं, हमारा इसी सेम चैनल पर है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की। जो भी मुस्लिम लॉ डिराइव हुआ है, जो बना है, जो वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस आए हैं, नई चीज़ें ऐड हुई हैं, पुरानी चीज़ें कुछ सब्सट्रैक्ट हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है और उसके ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हैं। तो आइए आज हम इसी लेक्चर पर बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे इसकी भी क्लासिफिकेशन है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की। सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी सोर्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, वो सारी टीचिंग्स आ गई, वो सारी सेइंग आ गई जो कि रिलीजियस टेक्स्ट था हमारा, जैसे कि कुरान हो गया, जैसे कि हदीस हो गई, जैसे कि इजमा हो गया, कियास हो गया। इन चारों की चारों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में भी फिलहाल बता देता हूँ। तो देखिए, कुरान क्या है? कुरान, हर एवरीबडी नोज अबाउट द कुरान। कुरान वो डॉक्यूमेंट है जो कि हज़रत मोहम्मद साहब पे अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ। उनको जो संदेश मिला लोगों में, जो है वो संदेश पहुंचाने के लिए कि भाई आप बुराइयों का मार्ग छोड़ के भलाइयों के रास्ते पे आप चलें, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो कुरान में है। तो कुरान इज द मेन ऑथेंटिक एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। उसके बाद देखिए आ जाती है हदीस। ठीक है, हदीस जो है वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है सेकेंडरी लॉ, इसके बारे में हम फिर अभी दोबारा आएंगे। तो देखिए, प्राइमरी सोर्स मैंने आपको बताया। प्राइमरी सोर्स इज द फर्स्ट सोर्स, is a first source and is a mixture of the religion, law and morality। तो देखिए, रिलीजन तो था ही उसमें उसमें कहा कि भाई, उसमें बताया गया है कि आपको जो है नमाज पढ़नी है, आपको रोज़ा रखना है, आपको गरीबों को ज़कात देना है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है वो कुरान में बताई गई हैं। उसके अंदर कुछ ग्राउंड्स हैं, ऐसे हैं जिसमें कि लॉ, अगर आप कहीं तो लॉ के बारे में भी डिस्कस किया है। जैसे कि उसमें साफ साफ निर्देश दिया है कुरान के अंदर कि आप जो है फीमेल फैंटिसाइड ना करें। यानी कि जो है बच्चा जो है, अगर घर में पहले क्या होता था, लड़कियों को मार दिया जाता था, अरब वर्ल्ड में भी। तो इस तरीके के जो है निर्देश जो है वो कुरान के अंदर है। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं उसका एक लीगल एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिला है कुरान के अंदर। और मोरालिटी की बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो है ही। तो और आप ये देखेंगे कि इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रूल्स एंड इट इज़ अ अनचेंजेबल। तो जितने भी प्राइमरी सोर्स के आगे के जो डायमेंशंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, जिसकी हम बात करें हदीस की, इजमा की, कियास की, वो सब क्यों आया? वो सब इस वजह से आया बिकॉज ऑफ द अनचेंजेबल ऑफ द कुरान एंड द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द कुरान। कुरान देखिए क्या है, कुरान में हर तरीके की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं है। कुरान जो है एक तकरीबन 6,500 की आयतों का एक डॉक्यूमेंट है, एक टेक्स्ट है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें आगे की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसका कुरान में डायरेक्टली जिक्र नहीं है। तो उस चीज़ के लिए फिर हम कहाँ जाते हैं? उस चीज़ के लिए फिर हम जाते हैं हदीस पर। और वो हदीस, आप देखिए, जो उसका जो सेकंड प्राइमरी सोर्स है वो है हदीस। तो देखिए, हदीस क्या थी? हदीस था ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट का ट्रेडिशन, जो उन्होंने ज़िंदगी में जो जो उन्होंने किया, जो बातें उन्होंने कही, जो करी, जो बताई और जो अमल में लाए, तो वो सारे की सारी चीज़ों को हम एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमने उसको जो है वो कलेक्ट किया और उसको हमने बना दिया हदीस। तो देखिए, हदीस भी कई तरीके की है। पहला अगर हम देखें तो सुन्नतुल कुल, सुन्नतुल फ़ेल, सुन्नतुल तकरीर। तो देखिए, सुन्नतुल कुल क्या है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, सुन्नतुल कुल वो चीज़ें हैं, वो हदीस हैं जो हज़रत मोहम्मद साहब ने बोली अपने मुँह से। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई, अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए तो वो मुसलमान मोमिन नहीं है। तो ये बातें कहाँ हज़रत मोहम्मद साहब ने बोली थी, लोगों को एड्रेस किया था, बोला गया। तो ऐसी हदीसों को बोला गया सुन्नतुल कुल।
फिर देखिए सुन्नतुल फ़ैल में क्या किया, फ़ैल का मतलब होता है कंडक्ट, जो उन्होंने अपने एक्शन में किया। जैसे कि मान लीजिए कि किसी सहाबा ने, यानी कि उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो एसोसिएट्स थे, जो उनके शागिर्द थे, जो कंपेनियंस थे, उन्होंने कहीं न कहीं ये बाद में जो है वो उसका ज़िक्र किया कि भई मैंने हज़रत मोहम्मद साहब को बैठ के पानी पीते हुए जो है वो देखा। तो इसमें मोहम्मद साहब ने बोला नहीं, उन्होंने किया। तो ऐसी हदीस को भी कंसीडर किया गया और उन हदीसों को बोला गया सुन्नतुल फ़ैल, कंडक्ट, जो मोहम्मद साहब ने जिस पर एक्ट किया, उन चीज़ों को भी हमने कंसीडर किया। तो एक हो गया सुन्नतुल कुल, जिसमें कि मोहम्मद साहब ने डायरेक्ट बोला, एक बोला नहीं किया, वो हो गया सुन्नतुल फ़ैल। और तीसरा आ गया सुन्नतुल तकरीर। इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सुन्नतुल तकरीर में क्या हुआ कि वो बातें जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के सामने घटित हुई और मोहम्मद साहब ने उस पर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, तो ये मान लिया गया कि भाई जस्ट बिकॉज कि मोहम्मद साहब ने उस बात का जो है वो खंडन नहीं किया था, इसका मतलब कि दैट थिंग इज ऑल्सो अलाउड एंड परमिसिबल। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कि मोहम्मद साहब ने किसी को जो है वो बैठकर खाना खाते हुए देखा, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये मान लिया गया कि जस्ट बिकॉज कि मोहम्मद साहब ने इस पर कुछ नहीं बोला, इट मीन्स ये प्रैक्टिस इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। अब देखिए कि हदीस भी एक नरेशन हुआ, इसका हदीस भी भाई बताई गई। अब हदीसों को ये देखिए क्या हुआ ना, ये जितनी भी हदीस है और कुरान है, ये हज़रत मोहम्मद साहब की वफ़ात, उनकी डेथ के भी कई सौ साल बाद ये इवॉल्व हुई। इनको कलेक्शन जो है वो कलेक्ट किया गया, और वो उसका कलेक्शन कैसे हुआ वो हम इसके बारे में हम जानते हैं कि जो नरेशन था, जो उसके नरेटर थे वो कौन कौन थे। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे ऑथेंटिक जो नरेटर माने गए, वो माने गए कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के साथ वक्त गुजारा, इस्लाम लेकर आए और उनके साथ जो है वो सारे काम किए। उनको अरबिक में बोला जाता है साहबा। ये साहबा थे जो कि कंपेनियंस थे प्रॉफिट की। तो कंपेनियंस की बातों को, प्रॉफिट की कंपेनियंस की बातों को जो है वो कंसीडर किया गया। उसके बाद जो था सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस, तो देखिए सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस क्या, कौन लोग थे, वो लोग जिन्होंने प्रॉफिट को तो नहीं देखा लेकिन प्रॉफिट के कंपेनियंस को देखा, उनके साथ उनका जो था वो मेल जोल था, उठना बैठना था, उनके साथ जो था उनका सुलूक था, तो वो सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस की बातों को भी कंसीडर किया गया, वो भी हदीसों में शामिल है। फिर उसके बाद सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर, यानी कि जिन्होंने ना प्रॉफिट को देखा और ना कंपेनियंस को देखा लेकिन कंपेनियंस के सक्सेसर को देखा, तो ये हो गए सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर। तो इन ये तीन पीढ़ी आप कह सकते हैं, इन ये तीन पीढ़ियों की बातों, ऑथेंटिक बातों को कंपाइल करके हदीस बनाई गई। काइंड ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन भी देखिए दो तरह की थी, बातें भी जो थी वो दो तरह की थी। कुछ बातें उसमें ऐसी थी कि जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी। अब मान के चलिए कि कोई ये बात कोई इंसान, कोई शख्स आया, उन्होंने कहा कि भाई मैंने हजरत मोहम्मद साहब को ये करते हुए देखा, ठीक है, तो वो तब तक मानी नहीं गई जब तक कि उनको मल्टीपल सोर्स से वेरीफाई नहीं कर दिया गया। मान लीजिए एक ही बात कई अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई होने के बाद ही उसको एक्सेप्ट किया गया, और ऐसी हदीस को बोला गया हदीस मुतवातिर, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी। और वो कौन लोग थे जिनकी जो है बातों को एक्सेप्ट किया गया, भाई वो भी देखा गया, भाई ये इंसान जो है ये ऐसा, इसका जो है वो समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ऐसा तो नहीं कि झूठ बोलता हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो देख कर फिर ऐसी हदीसों को कलेक्ट किया गया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी, और ऐसी हदीसों को बोला गया हदीस मुतवातिर। और दूसरी थी जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर ट्रेडिशन था अरब वर्ल्ड में, वो क्या था, जैसे कि महर, शादी के दौरान जो है वो लड़का लड़की को महर देता है, काइंड ऑफ एक गिफ्ट, एक काइंड ऑफ दहेज आप कह लीजिए। तो ये ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशन था, तो इसको भी एक्सेप्ट किया गया, इसको भी कंपाइल किया गया। तो ऐसी हदीसों को बोला गया हदीस मशहूर। ओके, तो ये चीज़ हुई। अब
आ जाइए अब थर्ड सोर्स क्या था, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। थर्ड सोर्स ये था अपना इजमा। अब इजमा में क्या हुआ, तो देखिए कि इसमें इसका मतलब होता है एनोनिमस डिसीजन ऑफ द जूरिस्ट, यूनानिमस डिसीजन ऑफ द जूरिस्ट। तो देखिए सबसे पहले मान के चलिए कोई नई तरीके की कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ गई। अब कुरान देखी गई, कुरान में उसका सॉल्यूशन था नहीं डायरेक्टली। कुरान के बाद फिर सेकंड ऑथेंटिक सोर्स पर हम आए हदीस। हदीस में भी जब उसका जिक्र नहीं निकला तो फिर ये इजमा एक एक जो है वो एक ज्यूरिस्ट, जो उस वक्त के जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा जो है जो स्कॉलर थे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने हदीस की और कुरान की रोशनी में उस चीज़ों को इंटरप्रेट किया और एक नई प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन निकाला। लेकिन वो जो सॉल्यूशन निकाला वो डिराइव कहाँ से किया, उन्होंने उन्हीं दो ऑथेंटिक सोर्सेज से किया, जो कि कुरान और हदीस है। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं हम एक बार। व्हेन कुरान एंड ट्रेडिशन कुड नॉट सप्लाई एनी रूल ऑफ लॉ फॉर अ न्यू प्रॉब्लम, द लॉ नोइंग पर्सन, जिनको हम जूरिस्ट बोला गया, यूज्ड टू एग्री यूनानिमसली एंड गिव देयर कॉमन ओपिनियन ओवर द पॉइंट। ठीक है, अब देखिए काइंड ऑफ इजमा, इजमा भी देखिए ये भी तीन तरह के होते हैं। इजमा, इजमा बाय कंपेनियन। कंपेनियन मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के साथ जिंदगी गुजारी, जो कि उनके एसोसिएट्स थे, जिनको सहाबा बोला जाता है। इनकी जो इजमा थी, इनकी जो जो यूनानिमस जो डिसीजंस थे, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माने गए, मोस्ट रिलायबल एंड अथॉरिटेटिव एंड could not be overruled by any subsequent इजमा। भाई जाहिर सी बात है कि जो हजरत मोहम्मद साहब के जो सबसे करीबी थे, सहाबा थे, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थे तो उनकी बातें, उनके फैसले भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थे, उनकी जो अथॉरिटेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब आज ये इजमा बाय द जूरिस्ट। इजमा बाय जूरिस्ट का क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द कंपेनियन। मान के चलिए कि जो कंपेनियन की सेइंग भी नहीं है, तो फिर उसके बाद रोल आ जाता है स्कॉलर्स का, इस्लामिक ज्यूरिस्ट का। वो देखते हैं कि भाई जो है अब इसको किस तरीके से फिर वो डिड्यूस किया जाता है और फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और हनफी जो रूल ऑफ लॉ है, हम या जब आगे हम स्कूल ऑफ जो है मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हनफी रूल ऑफ लॉ हम जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए जो पूरा हनफी रूल ऑफ लॉ पूरा का पूरा इजमा पे ही बेस्ड है, एंड द इजमा ऑफ द ज्यूरिस्ट। क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें जो है वो सहाबा ने भी अपनी जिंदगी में नहीं कही थी, तो उनको भी बाद में डिराइव किया गया हमारे स्कॉलर्स और इस्लामिक ज्यूरिस्ट के द्वारा। अब देखिए तीसरा जो है, थर्ड मोस्ट जो है, वो है द इजमा ऑफ द पीपल। यानी कि जब बहुत सारे मुसलमान एक यानी कि एग्री हो जाएं किसी मुद्दे पर, एग्रीमेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वाज एक्सेप्टेड, तो वो भी काइंड ऑफ इजमा माना जाएगा, वो भी काइंड ऑफ एक्सेप्टेड माना जाएगा कि हाँ भाई ये भी रूल है। बट इट हैज अ लिटिल वैल्यू देन द अबव टू। यानी कि जब इजमा ऑफ द पीपल इज लेस अथॉरिटेटिव एज कंपेयर्ड, is a less authoritative because the ijma of companion and the ijma of jurist were the जो है मोस्ट अथॉरिटेटिव। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा, इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा देखिए ये सबसे जरूरी चीज है। इट डील्स विद द फ्यूचर ऑफ द इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। जितना भी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो पूरा का पूरा जो है वो इजमा पे बेस्ड है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुरान और हदीस जो है वो सब कुछ कवर नहीं करती, उसमें बस एक प्रिंसिपल है। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक सिद्धांत दे दिए गए हैं कि भाई जो है सिटीजन के क्या राइट होंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी। तो उसी तरीके से कुरान है, कुरान में सिद्धांत बता दिए, लेकिन उसके जो रूल्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी चीज होगी, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, ये अलग कानून है, ये बाद में ड्राइव हुए, धीरे 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 सारी चीजें जो है वो है। तो उसी तरीके से इजमा जो है वो इवॉल्व हुआ। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो कॉन्शियस है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वही है, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो उसी को इजमा कहा गया। और इजमा की वजह से ही हमारी जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इवोल्यूशन हुआ। एंड देखिए एक्सप्लेनेशन एंड द क्लैरिफिकेशन ऑफ अ कुरान एंड ट्रेडिशन बिकेम पॉसिबल। भाई यही वजह थी जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन, बहुत सी ऐसी बातें थी कुरान के अंदर जो कि
एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था। तो इजमा की हेल्प से उनका एक सही रीजनेबल जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आज की डेट में हमारे पास मौजूद है। ठीक है। एंड द न्यू प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिराइव फ्रॉम द कुरान अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए, जो 1500 साल पहले जब कुरान नाजिल हुई थी हजरत मोहम्मद साहब पे, और आज की जो जिंदगी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है लोगों की सोसाइटी में, लोगों की ज़रूरत में, लोगों की प्रॉब्लम्स में। तो क्या होता है, चेंजिंग, जब सोसाइटी चेंज होती है तो उसी तरीके से इंसान की ज़रूरतें भी चेंज होती हैं, फिर उस हिसाब से उसकी मुश्किलें, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था इजमा का होना, क्योंकि इजमा ना होता तो फिर जो है वो कुरान और हदीस से सारी चीज़ों को का प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था। तो दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ द इजमा। ओके। अब चौथा देखिए, कयास। कयास क्या होता है? कयास का मतलब है एनालॉजिकल डिडक्शन। इसका मतलब कि कयास का मतलब अंदाजा लगाना, मेजरमेंट, कंपैरिजन। तो इसमें क्या था, इसमें कंपेयर किया गया। मान लीजिए कि पहले कोई नई प्रॉब्लम कोई आई, अब वो ना कुरान में है, फिर उसको हदीस में देखा, अब वो हदीस में भी नहीं है, फिर उसको जो है इजमा में देखा, भाई कंपेनियन ऑफ इजमा में देखा, नहीं है, फिर उसमें कंपेनियन, मैंने आपको बताया कि ज्यूरिस्ट ऑफ इजमा, वो भी नहीं है, ज्यूरी पीपल भी नहीं है। तो फिर उसमें क्या है, उसमें कयास लगाया गया। कयास क्या था? मेजरमेंट, यानी कंपेयरिंग अ थिंग इन रिलेशन टू ए स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या किया, कुरान, हदीस और इजमा जहाँ पे चुप थे, कियास इज अप्लाइड टू डिड्यूस। ओके। तो इसमें क्या था कि हमने जो था कियास को लगा के मान के चलिए कि कोई एक सेम प्रॉब्लम थी, उसी से मिलती जुलती सिमिलर प्रॉब्लम जो कि कुरान या हदीस में जिसका कि सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, उससे हमने डिड्यूस करके एक एनालॉजिकल, एक रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है। तो उसी को कियास बोला गया। द मेथड ऑफ कंपेयरिंग द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी विद द सिमिलर प्रॉब्लम फॉर विच द सोल्यूशन वाज गिवन इन द टेक्स्ट, दैट इज कियास। ओके। सो आई होप आपको ये चारों जो है प्राइमरी सोर्स जो है वो समझ में आएंगे। अब आ जाइए सेकेंडरी सोर्स। देखिए सेकेंडरी सोर्स क्या था? सेकेंडरी सोर्स यानी कि बाद में जब धीरे धीरे देश बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, समझा, बहुत सारी चीज़ें वो बाद में डेवलप हुई। ठीक है। उसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता दी गई वो दी गई कस्टम को। कस्टम को। और दूसरा आपका आ गया जुडिशियल डिसीजंस। तो देखिए कस्टम में क्या था? कस्टम में ये चीज़ें देखी गई कि यूज टू सप्लीमेंट 4 प्राइमरी सोर्स एज अ मुस्लिम लॉ। used to supplement 4 primary source of a Muslim law। कस्टम्स को भी कंसीडर किया गया मुस्लिम लॉ में, जो कि ना कुरान में थे, ना जो है हदीस में थे, और ना ही जो है वो इजमा और कियास में थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कस्टम्स थे जिनको की एक मान्यता दी गई बाद में न्यायालयों द्वारा। एक केस है अब्दुल हुसैन वर्सेस सोना दीरो। इसमें क्या कहा कोर्ट ने? इसमें कहा कि भाई कस्टम वुड प्रिवेल ओवर द रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ प्रोवाइडेड दैट कस्टम वाज एंशिएंट एंड इनवेरिएबल। यानी कि भाई कस्टम को भी, जो वहाँ के जो रीति रिवाज है उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी ओवर अ रिटन रूल ऑफ लॉ। ठीक है। अगर कस्टम जो है वो पुराने हैं और वो एक समान है, मतलब कि उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जो कस्टम 2-3 हजार 4 हजार साल पहले था, अगर उसी तरीके से कस्टम आज भी परफॉर्म हो रहा है तो उसको मान्यता आपको देनी ही पड़ेगी। अब आ जाइए जुडिशियल डिसीजंस पे। अब देखिए जुडिशियल डिसीजंस, बहुत सारे ऐसे जुडिशियल डिसीजंस हुए हैं इवन इन इंडिया के कंटेक्स्ट में। अगर मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे मुस्लिम लॉ चुप था, जहाँ पे वो क्लियर नहीं था, इवन हदीसें भी चुप थी, क्लियर नहीं थी, तो वहाँ पे फिर हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट थी उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया और एक नए तरीके के कानूनों को डेवलप किया, इवॉल्व किया, आप ये कह सकते हैं। देखिए जैसे कि प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि भाई, उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट को अलाउ किया ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड डावर। अब देखिए इस्लाम में जो है वो इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, इंटरेस्ट लेने की, किसी भी तरीके का ब्याज लेने की मनाही है। लेकिन यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने अलाउ कर दिया गया सिंपल इंटरेस्ट। किस पर? अमाउंट ऑफ अनपेड डावर। मान के चलिए कि जो है हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, तो अब उसको पैसे तो देने होंगे, कुछ अमाउंट को कंसिडरेशन तो देना होगा। तो उस कंसिडरेशन, अगर वो कंसिडरेशन नहीं देता है तो उस कंसिडरेशन पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा।
ठीक है। ये देखिए, ये सारी चीजें जो है वो ना कुरान में थी, ना हदीस में थी, और ना ही वो इजमा और कियास में थी। लेकिन ये बातें क्या है, ये सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है। इंस्पाइट दिस इज दैट इज द रीजन इसको हमने सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में रखा गया है, जुडिशियल डिसीजन। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन एक आपका ये है, बेगम सुबानो वर्सेस अब्दुल गफूर AIR 1987, जिसमें कि ये बात कही गई थी। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस्लाम को थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक मुसलमान मर्द को एक अथॉरिटी है तलाक देने की। औरतों को इतनी ऑटोनॉमी नहीं है जितनी कि मुस्लिम मर्दों को है। तो ये जो सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में आया, इसने इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को, इस्लाम मुस्लिम लॉ की जो इंटरप्रिटेशन में काफ़ी बहुत ही एक प्रोग्रेसिव जो था वो एक आइडिया लेके आया, और इसको भी कंसीडर किया गया। आज की डेट में मुस्लिम महिलाएं जो है वो 8 ग्राउंड्स पे अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती हैं, और वो 8 ग्राउंड्स कौन से हैं इसके पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की डेट में जो है एक मुस्लिम औरत अपने हस्बैंड चाहे तो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है, और वो जो है इस लॉ की मदद से, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, दैट इज आल्सो अ जुडिशियल डिसीजन। ओके, तो अब देखते हैं अब देखते हैं लेजिस्लेशन। अब देखिए, लेजिस्लेशन में क्या है, लेजिस्लेशन का मतलब भाई जो हमारे पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं एट द पैसेज ऑफ टाइम, अलग अलग दौर में, अलग अलग वक्त में, जिसमें कि क्या कहते हैं जो है एक बहुत बड़ी भूमिका है लेजिस्लेशन की। जैसे कि आपका देखिए, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1939 में बनाया। फिर देखिए, मुस्लिम मैरिज एक्ट आपका 1929 में बनाया, जिसमें कि जो है मुसलमान लड़के और लड़कियों की एज को जो है वो बढ़ाया गया। पहले क्या था, अगर मुस्लिम कि अगर आप लॉ देखेंगे तो उसमें क्या है कि कम उम्र में थोड़ी जल्दी शादी हो जाती थी, जैसे कि 18 साल का लड़का या 15 साल की लड़की है उसमें। तो इस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ने फिक्स कर दी एज, लड़के की भी और लड़की की भी। फिर हमने आपको बताया कि वो शरीयत लॉ तो जो है 1937 में आया, वो भी लेजिस्लेशन की मदद से आया। फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा। और फिर जो लास्ट में 1986 में आया था, जो शाहबानो का केस हुआ था, उसमें मुस्लिम मैरिज एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन द डिवोर्स एक्ट 1986। तो ये सारे पॉइंट्स हैं लेजिस्लेशन के। तो आज हमने पढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो देखिए, अब जाते जाते हम थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन सुन्नी एंड द शिया लॉ। तो देखिए, सुन्नी और शिया लॉ में बेसिकली जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज शिया जो हैं they hold those ahadith as authentic which came from the prophet or his family। हमने कि जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया, जो शिया और सुन्नी जिस वजह से अलग हुए थे, वो वजह था वो इलेक्शन का प्रोसेस। वो प्रोसेस था कि सक्सेसर के लिए लड़ाई हुई दोनों की, दोनों समुदाय में, कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद की सक्सेसर किस तरीके से चुना जाएगा। सुन्नियों ने कहा इलेक्शन करके चुना जाएगा। शियाओं का ये कहना था कि जो प्रॉफिट का जो सक्सेसर होगा वो उन्हीं की ब्लड रिलेशन का होना चाहिए या फिर उन्हीं की फैमिली का होना चाहिए। तो उसी यही वजह थी जो शिया और सुन्नी दोनों बढ़ गए। और हदीस भी अगर आप देखेंगे शियाओं की, तो वो आपको बहुत ही कम हदीस मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन्हीं हदीसों को जो है वो कंसीडर किया गया जो कि प्रॉफिट और उनकी फैमिली के मेंबर्स के जो है थ्रू आई। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन शियाज हैव वेरी फ्यू हदीस, and ijma is considered only if it is verified by the imams, okay। and shias do not accept qiyas। वो कियास नहीं लगाते, जैसे हमने पिछले साइड में पढ़ा ना कि अंदाजा लगा देते हैं, अगर कोई बात कुरान में नहीं है और कोई बात हदीस में नहीं है, कोई बात इजमा से जो है वो साबित नहीं हो पा रही, तो फिर कियास लगाते हैं सुन्नियों में, ठीक है। लेकिन जो कियास है वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों में है, शियाओं में कियास नहीं है, ओके। सो आई होप
आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इससे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई फीडबैक हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।